जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको सिलेक्शन निकालना है तो बायो की तैयारी आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करनी होती है। तो ये एनसीईआरटी आई थिंक सबके पास है, हर बच्चे के पास, चाहे ओल्ड या न्यू कोई भी वर्जन हो, एनसीईआरटी जरूर है। लेकिन फिर भी हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, हर बच्चे बायो के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे, हर बच्चे मॉक में अपने मार्क्स वही के वही उनके रह जा रहे हैं, उनके मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि आप जिस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे अभी तक, शायद वो तरीका ही गलत। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जिसको आपको बहुत अच्छे से डिकोड करना आना चाहिए। अगर आप ये ट्रिक सीख गए, अगर आप ये बात जान गए कि आपको एनसीईआरटी एग्जैक्टली कैसे पढ़नी चाहिए, बिल्कुल एक टॉपर की तरह, है ना, बिल्कुल एक टॉपर्स की स्ट्रैटेजी अगर आप अप्लाई करेंगे तभी आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ पाएंगे और अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज शुरुआत करते हैं इस बहुत ही प्यारे से और इन्फॉर्मेटिव से लेक्चर की, जहां पे मैं आपको सारी वो टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो एक टॉपर अप्लाई करता है ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन फॉर नीट एग्जाम। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ में, जहां पे मैं आपके साथ वो सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो एक टॉपर अप्लाई करता है ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन फॉर नीट एग्जाम, और किस तरह से एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ा जाता है ताकि आप हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन, हर एक नीट एग्जाम में एटलीस्ट बायो के अंदर बहुत अच्छा स्कोर लेके आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि क्या सच में एनसीईआरटी जरूरी है भी या नहीं? इज एनसीईआरटी रियली इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम? सो द आंसर इज यस। बिना एनसीईआरटी के एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो सकता है। भाई एनसीईआरटी को बाइबल माना जाता है ना, इट इज द होली बुक फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। आप इसकी इनफैक्ट सुबह शाम पूजा कीजिए, सुबह शाम पढ़िए, है ना। तो ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा जो नीट एग्जाम में पूछा जाता है। आपका 95% पेपर सिर्फ और सिर्फ इसी किताब से बन रहा है। तो अगर आप 2025 का पेपर भी देखते हैं तो बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि मैम नीट का जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और शायद हमें एनसीईआरटी के अलावा भी दूसरी किताबें पढ़नी होंगी। तो देखो, दूसरे रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं, आप हमारे नोट्स यूज कर सकते हैं, हमारे लेक्चर्स के नोट्स यूज कीजिए, उसमें वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बट बच्चे जो ये सारी मेन इंफॉर्मेशन 95% पेपर को क्लियर करने की है, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ इसी एनसीईआरटी किताब में है। इसी में वो सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो आपसे नीट 2026 में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यस, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बल्कि इनफैक्ट मस्ट है हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए। अब स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको क्या लगता है एनसीईआरटी आप नीट एग्जाम से पहले आपको कितनी बार पढ़नी चाहिए? तो बच्चे कम से कम भी आपको 5 बार एनसीईआरटी को पढ़ना ही पढ़ना है। बिना 5 बार रीड किए मैं लिख के दे सकती हूँ कि आप नीट का पेपर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल ही ऐसे बनते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमको पढ़ाई करनी है। सबसे पहली जब आप रीडिंग करेंगे, देखो पहली आप कोई भी किताब पढ़ते हो, इनफैक्ट जब आप कोई मूवी भी देखते हो पहली बार, तो आपको शायद पहली बार में पूरी मूवी नहीं समझ में आती। आ भी रही है तो आपको याद कितना ही रहेगा, सारे सीन्स याद नहीं रहेंगे, सारे डायलॉग्स याद नहीं रहेंगे, है ना। तो अगर आपको कोई भी मूवी, अगर आप मान लो 10 बार आपने कोई मूवी देखी है, तो आपको ये पता रहता है कि अब इसके बाद ये सीन आएगा, अब इसके बाद ये डायलॉग आएगा। बिल्कुल उसी तरह एनसीईआरटी को भी आप जितनी ज्यादा से ज्यादा बार रीड करेंगे तभी आपको उसका वर्ड बाय वर्ड पूरी एनसीईआरटी आपको याद होगी, पूरी एनसीईआरटी आपको समझ में आएगी और आप हर एक सवाल भी लगा पाएंगे। तो सबसे पहले जब आप रीडिंग करेंगे तो वो रीडिंग एकदम सुपरफिशियल हो सकती है ना, आपको सुपरफिशियली बस पढ़ते हुए चलना है। एंड उसके बाद में वहां पे बहुत ज्यादा आपको डीपली घुसना नहीं है कि भाई पहली रीडिंग में ही आप सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि फर्स्ट रीडिंग में पहली बार अगर आप किसी चैप्टर को रीड कर रहे हो तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा ही रेयर होता है। ठीक है, देन जस्ट गेट द फ्लो ऑफ द चैप्टर। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं मैम, पहली रीडिंग हम कर क्यों रहे हैं? पहली रीडिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आए सुपरफिशियली कि चैप्टर का फ्लो क्या है, चैप्टर में क्या बताना चाह रहे हैं और क्या क्या चीजें बताई है। जो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स होंगे वो तो आपको समझ में आते रहेंगे। अब आती है
सेकेंड रीडिंग, ये है मेजर रीडिंग। यहाँ पे आपको अपना पूरा 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 फोकस देना है, पूरा समय देना है। सुपरफिशियल रीडिंग, जब फर्स्ट रीडिंग आप करते हैं तो वहां पे आप थोड़ा कम समय लगाते हैं। मान लो एक चैप्टर के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 2 या 2.5 घंटा लगेंगे, या 1.5 घंटा भी लग सकता है अगर चैप्टर छोटा है। लेकिन सेकेंड रीडिंग की जब हम बात करते हैं तो सेकेंड रीडिंग में आपका चैप्टर जो होने वाला है उसमें आपको 3-4 घंटा भी लग सकता है अगर चैप्टर बड़ा है, जैसे जेनेटिक्स हो गया, है ना। तो वहां पे यार आपको बहुत ज्यादा ही पेशेंस के साथ अब पूरा चैप्टर को पढ़ना है। अब क्या क्या चीजें पढ़नी है भाई, देखो ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से जरूर सुनते हुए जाना। देखो आपको ना पहली बात तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। तो हर जगह आपको ये बोला जाता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, बट नहीं यार, वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। रिडक्शनस बायोलॉजी, आपको वहां से सीधा क्वेश्चन आ गया है ना, कहां से, वो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट से। सोचो अगर आपने वो वर्ड ही नहीं पढ़ा होता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते, और जिसने नहीं पढ़ा था वो कर भी नहीं पाए। तो आपको वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, हाईलाइट करते जाइए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इनफैक्ट आपकी पूरी एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ना अलग अलग कलर्स डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने पिंक कलर यूज कर लिया, है ना, साइंटिस्ट के लिए आपने येलो कलर यूज कर लिया, या और कोई इंपॉर्टेंट बात के लिए आपने ग्रीन। तो यू कैन डिफरेंशिएट द कलर्स लाइक दिस, जिससे आपको जो है नेक्स्ट टाइम जब आप रीड करने बैठेंगे या रिवाइज करने बैठेंगे तो चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द मीनिंग्स, आपको भाई जो जो मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, स्पेशली अगर आपकी जो इंग्लिश है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो डिक्शनरी यूज करो, या फिर आजकल तो गूगल यूज करते हैं, डिक्शनरी तो अब कोई यूज ही नहीं करता। तो मीनिंग्स लिखते जाइए ताकि आपको वो लाइन पूरी तरह समझ में आए। देन बच्चे सारे डायग्राम्स, जितने डायग्राम्स होते हैं एनसीईआरटी के, सबके सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वाला डायग्राम छोड़ देता हूं तो बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। अब डायग्राम्स में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, देखो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ ये वाला डायग्राम है, तो आपको देखो डायग्राम की सारी लेबलिंग्स को देखना है, क्या वहां बताना चाह रहे हैं वो देखना है, एंड उसके नीचे का ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एटलीस्ट जो अपना जो ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है उसको भी आप देखें, क्योंकि कई बार डिस्क्रिप्शन में एग्जांपल्स दिए है, ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो बाकी के टेक्स्ट में नहीं दी होती है, एंड वहीं से फिर क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे पेडिग्री चार्ट के अंदर है ना, वहां पे एक एक्स्ट्रा आपको डिजीज दी है जो कई टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। नाउ डोंट मिस इंट्रोडक्शन एंड समरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, इसको तो मैं स्टार स्टार मार्क कर देती हूँ, क्योंकि 2025 की एग्जाम के बाद हम सब जानते हैं कि अब जो एनटी है वो इंट्रोडक्शन से भी सवाल पूछ सकती है, अब वो समरी से भी पूछ सकती है। तो हर चैप्टर के पहले का इंट्रोडक्शन और समरी पार्ट बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी अब अच्छे से पढ़ के जाएंगे, है ना। खाली चैप्टर नहीं, इंट्रोडक्शन एंड समरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ मेक क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी लाइन, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टास्क रहता है जब भी आप एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी क्या है, एक पैराग्राफ के फॉर्म में है ना। अब वो पैराग्राफ जैसे ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बोरिंग लगने लगता है, लेकिन आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। कैसे? आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे, तो आप हर एक लाइन में से क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए कि यार इस लाइन में से कैसा सवाल आ सकता है। जब आपका अप्रोच ये हो जाएगा ना, rather देन रीडिंग इट लाइक अ स्टूडेंट, आप एक टीचर की तरह जब उसको पढ़ेंगे कि यहाँ से मुझे ये सवाल डालना है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। और देखिएगा अगर आप ये वाली अप्रोच रखते हैं ना, तो आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो आपको पहले से पता होगा, अरे ये तो मैंने भी सोचा था, है ना। तो ये अप्रोच हमें रखनी ही रखनी है। मेक शॉर्ट नोट्स, अब देखो अब बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि मैम नोट जरूरी होते हैं क्या, खाली एनसीईआरटी से नहीं पढ़ सकते क्या? बेटा नोट्स बिल्कुल 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 जरूरी होते हैं। नोट्स आपका वो ग्रंथ है जो आपको लास्ट में एक फाइनल रिवीजन में हेल्प करता है। जो एनसीईआरटी का इतना हौच-पौच मामला हुआ रखा है, एनसीईआरटी है कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल एक लड़की की तरह, पर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। वो कुछ चीजें हमसे मांग रही है ना, तो वो हमें सीख जाएंगे ना कि एनसीईआरटी एग्जैक्टली क्या चाहती है, वो अगर हमने सीख लिया
तो हमारी जिंदगी आसान है। तो भाई उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। हम नोट्स बनाएंगे, हम जो भी पैराग्राफ वहां लिखा है उसको फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, की पॉइंट्स के फॉर्म में हम अपने लिए छोटे छोटे नोट्स बना के रखेंगे विद एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो एनसीईआरटी तो हम लास्ट में रिवीजन के लिए यूज करेंगे, बट ये नोट्स हमारे बहुत काम की चीज है। ये हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये चीजों को और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए है। सो यस, नोट्स बनाना जरूरी होता है, ठीक है। आई थिंक अब मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मैम हमें नोट्स भी बनाने जरूरी है क्या। सो यस, बिल्कुल जरूरी है नोट्स बनाने। एंड लास्टली आती है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में आता है, भाई देखो आपने सेकेंड रीडिंग में बहुत मेहनत करी, सब अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया, इंपॉर्टेंट चीजें समझ ली आपने, मतलब समझी हैं चीजें। अब बायो एक ऐसी चीज है जहां पे आपको मेमोराइज करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है, ऐसे साइंटिस्ट है, ऐसी टर्म्स है जिनको आपको बार बार रिकॉल करने की जरूरत है, मेमोराइज करने की जरूरत है। तो थर्ड रीडिंग में अब आप चालू करेंगे मेमोराइज करना, और भी ज्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कि आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ में आया था, अब उसकी फाइनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको तीसरी रीडिंग में मिल जाती है, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं फोर्थ और फिफ्थ रीडिंग, जो आप मेनली करते हैं जनवरी के बाद से, ठीक है। एक बार आप जनवरी में करेंगे पूरी एनसीईआरटी को, जनवरी फरवरी दोनों निकल जाता है, फिर मार्च अप्रैल में करते हैं दोबारा से। तो इस तरह से आपकी चौथी और पांचवी रीडिंग होती है। एंड ये मेनली किस लिए होती है, ये होती है फाइनल रिविजन्स के लिए। तो इस तरह से एटलीस्ट आप 4 से 5 बार अगर एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो मैं लिख के दे रही हूँ भाई, नीट तुम्हारा जरूर निकलेगा। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताना अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो। बाय बाय एंड टेक केयर।